सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी विमान हादसे पर तेज हुई जांच की, एयर इंडिया के बड़े फैसले की। जानेंगे ईरान के हमले से कैसे मुश्किल में फंसा इजराइल, गजा पर मोदी सरकार के रुख से क्यों भड़की कांग्रेस। देखेंगे बिहार की सियासत में लालू यादव के बड़े दाव को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने तेज किया छापेमारी का अभियान। इम्फाल घाटी के 5 जिलों से 300 से अधिक राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष में भारत की एंट्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला मोर्चा, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से की बात। अंतरिक्ष में जाने वाले AX-04 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का हुआ ऐलान। 19 जून को रवाना होगा अंतरिक्ष यान। भारतीय वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला भी होंगे अंतरिक्ष में रवाना। दक्षिण अफ्रीका ने जीती ICC टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 27 साल बाद जीती ट्रॉफी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अहमदाबाद विमान हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वैसे हादसे को लेकर सबसे ज्यादा सवाल विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग पर उठ रहे हैं। इसी के चलते बोइंग भी इस मामले में जांच कर रही है। अमेरिका की तरफ से भी जांच में सहयोग दिया जा रहा है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से भी जांच को लेकर कई कमेटियां बनाई गई हैं। कुल 8 एजेंसियां विमान हादसे की जांच कर रही हैं। हर एंगल से जांच हो रही है। तो अब तक विमान हादसे के लेकर तस्वीर कितनी हुई साफ, देखिए ये रिपोर्ट। 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे का क्या कारण रहा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हादसे को लेकर संदेह का दायरा बढ़ता जा रहा है। हादसे वाली जगह को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया गया है। साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी जांच में जुट गई है। NIA की एंट्री होते ही अब इस बात का भी शक गहराने लगा है कि कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं। ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि क्या AI-171 के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इंजन या उससे जुड़े उपकरणों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई थी। क्या ये हादसा किसी बड़ी साजिश की वजह से तो नहीं हुआ। क्या ये कोई आतंकी या अलगाववादी वारदात की घटना तो नहीं है। इस बीच हादसे को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है। इस पैनल के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। नायडू ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स शुक्रवार शाम 5 बजे मिल गया है और AIB की टीम फिलहाल इसे डिकोड कर रही है। दुर्घटना के दौरान वास्तव में विमान के साथ क्या हुआ, ये ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग के बाद ही पता चलेगा। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया, हादसे की खबर मिलते ही हमने तुरंत ATC अहमदाबाद से पूरी जानकारी मांगी। सिन्हा ने बताया कि इस विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड्स में करीब 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये गिरने लगा, यानी इसकी ऊंचाई कम होने लगी। दोपहर 1:39 पर पायलट ने अहमदाबाद ATC को सूचना दी कि ये मेडे है, यानी पूरी तरह से आपातकाल। जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब ही नहीं मिला। ठीक 1 मिनट बाद ये विमान मेधानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो हवाई अड्डे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल थे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर थे। विमान लंदन की उड़ान पर था, जिसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 की जान चली गई। विमान की चपेट में आने से 34 लोगों की जान गई, जिस कारण से ये आंकड़ा बढ़कर अब 275 हो गया है। विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। बोइंग भी जांच कर रही है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो भारत सरकार भी ये पता लगा रही है कि हादसे का कारण विमान की खराबी था या कोई आतंकी हमला। इस बीच एयर इंडिया की तरफ से पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ की मदद देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही फ्लाइट संख्या 171 को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है, देखिए रिपोर्ट। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फ्लाइट नंबर 171 को बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला अहमदाबाद में हुए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद लिया गया है। इस बीच एयर इंडिया ने सभी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सुपरिटेंडेंट रजनीश पटेल ने कहा, अब तक करीब 250 शवों का DNA सैंपल्स का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 6 का DNA मैच हुआ है। 2 शव उनके परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। पटेल ने बताया कि 8 घायलों का इलाज चल रहा है, इसमें एक की हालत गंभीर है। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का PM हो चुका है। हादसे में पूर्व CM विजय रूपाणी की भी जान गई है। इसे लेकर बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा
कि रूपाणी का अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। डीएनए टेस्टिंग का परिणाम आने के बाद अंतिम संस्कार की तारीख तय होगी। विमान हादसे में लोगों के शरीर की पहचान करना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते सरकार डीएनए की जांच कराने के बाद ही लोगों के परिजनों को शव सौंप रही है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। कांग्रेस ने सरकार से पीड़ित परिवारों की जल्दी से जल्द मदद करने की मांग की है। इस बीच 2 डॉक्टरों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीजीआई को पत्र लिखकर इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करने की मांग की है। डॉक्टरों ने सीजीआई से मांग की है कि केंद्र सरकार को पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देशित करने व हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की मांग की है। फिलहाल इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें तकनीकी समस्याएं थी। वैसे विमान में कोई तकनीकी समस्या थी या फिर मानवीय भूल के चलते ये हादसा हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जिनकी जान गई उनकी पहचान की कोशिश हो रही है। 275 लोगों की जान गई है, जो देश के लिए बड़ा झटका है। वैसे विमान कंपनियों को भी झटके लग रहे हैं। पश्चिम एशिया का आकाश विमान के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ ईरान और इजराइल के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। इजराइल और ईरान में जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। बीते दिन इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। इसके बाद ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बौछार कर दी। 150 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान F-35 को मार गिराया है। 2 F-35 विमान गिराए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक महिला पायलट सहित 3 इजरायली पायलटों को बंदी बनाया है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें तेल अवीव में चारों तरफ धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ईरान ने हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थर्ड आयरन डोम एरो 3 रोकने में फेल साबित हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अब हमें आतंकवादी जायोनी यानी इजरायली शासन को कड़ा जवाब देना है। हमें पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा और उन पर कोई दया नहीं करेंगे। ईरान के हमले के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इस अभियान को तुरंत रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की हुई बैठक में चीन के दूत फू कॉन्ग ने कहा कि इजराइल हमला पूरी तरह से गलत है। इससे ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। रूस ने भी इजरायली हमले की निंदा की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 2-3 दिन तक ये लड़ाई जारी रहती है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। ईरान ने इजराइल के समर्थकों को सीधे धमकी दी है कि अगर कोई भी देश इजराइल की रक्षा करने की कोशिश करता है तो ईरान उसके सैन्य अड्डों और क्षेत्रीय ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ईरान के बयान को सीधे सीधे अमेरिका के लिए धमकी माना जा रहा है। ईरान के बड़े पलटवार से इजराइल खौफ में दिख रहा है। पूरे मामले में भारत के रुख पर भी सवाल है कि भारत किसका पक्ष लेगा, लेकिन अभी तक भारत का रुख तटस्थ ही रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। खासतौर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने गजा को लेकर रुख दिखाया, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कहा है कांग्रेस नेताओं ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी ने गजा में युद्ध विराम के लिए 12 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव पर भारत के परहेज को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर भारत की विदेश नीति और नैतिक रुख पर सवाल उठाए, जिसे लेकर भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचने का उन्होंने दावा किया। खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा, हमने अंधाधुंध कार्रवाइयों की निंदा की है, जिसमें गजा पट्टी की घेराबंदी और उसमें बमबारी शामिल है। 60,000 लोग मारे गए हैं। व्यापक और भयावह मानवीय संकट है। क्या हमने मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में युद्ध विराम, शांति और संवाद की वकालत करने वाले भारत के रुख को त्याग दिया है? उन्होंने कहा कि 149 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया, जबकि भारत सहित केवल 19 देशों ने परहेज किया, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ गया है। खड़गे ने भारत की गुटनिरपेक्षता और नैतिक कूटनीति की परंपरा का हवाला देते हुए सरकार के इस रुख को वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक बताया। वहीं प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत ने तब स्टैंड लेने से इनकार कर दिया जब गजा में 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और गजा की पूरी आबादी को बंद करके रखा गया है और उनके सामने खाने पीने के सामान का संकट खड़ा हो गया है। यह शर्मनाक है कि हमारी सरकार न सिर्फ गजा के मुद्दे पर चुप है, बल्कि इजराइल सरकार के ईरान पर हमले की भी खुशी मना रही है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि भारत संविधान के सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों को कैसे छोड़ सकता है।
प्रियंका ने मानवता के लिए आवाज उठाने और सच्चाई और अहिंसा के साथ खड़े होने की अपील की। दोनों कांग्रेस नेताओं का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अब दोनों दिग्गजों के इन बयानों पर मोदी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये देखना होगा। कांग्रेस ने सरकार की गजा नीति पर सवाल उठाए तो बिहार में लालू यादव के बड़े दाव से एनडीए के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लालू यादव ने बिहार प्रदेश आरजेडी की कमान अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल को सौंप दी है। तो मंडल के सहारे कैसे लालू ने साधे कई समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नई रणनीति बनाई है, जिसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल होंगे, जो जगदानंद सिंह की जगह लेंगे। बताया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी ने उनके नाम पर मोहर भी लगा दी है। 19 जून को चुनाव होगा, उसी दिन नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे वक्त से पार्टी की गतिविधियों से दूर है। अब आरजेडी का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि मंगनी लाल मंडल को ही क्यों चुना गया है। इसके पीछे लालू यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है? लालू तेजस्वी बिहार में कैसी सियासत करना चाहते हैं? बता दें कि मंगनी लाल मंडल हाल ही में 17 जनवरी 2025 को जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। यानी ईबीसी से आते हैं और उनकी नियुक्ति को लालू यादव की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें सामाजिक समीकरणों को साध कर वोट बैंक को मजबूत करना शामिल है। लालू यादव इसके जरिए वोटरों को साधने की कवायद में है, जिससे विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मजबूती मिलेगी और मंगनी लाल मंडल का सामाजिक आधार आरजेडी के लिए बड़ा सियासी हथियार साबित हो सकता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में ही इस बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों ही गठबंधन सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से किए जा रहे इस बदलाव से ये साफ है कि पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावों को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। बिहार में सबसे ज्यादा वोट अति पिछड़ा समुदाय का ही है, जो करीब 36% है, और ये भी साफ है कि जिसके पक्ष में ये वोट जाएंगे विधानसभा चुनाव में उसी गठबंधन की जीत होगी और इस लड़ाई में महागठबंधन आगे निकलता दिख रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल नवंबर में होने हैं और उससे पहले महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर शरद पवार की एनसीपी ने बड़े संकेत दिए हैं। तो क्या है पवार की पार्टी की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खबर है कि शरद पवार की एनसीपी एसपी बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसमें अजीत पवार की एनसीपी भी एक विकल्प हो सकती है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की पार्टी ने गठबंधन का फैसला स्थानीय नेताओं पर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के दल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी इन चुनावों में एक साथ लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। वैसे तीनों दलों में फ्रेंडली फाइट की भी बात हो रही है, क्योंकि गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए के दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। अगर शरद पवार की पार्टी अजीत पवार के साथ गठबंधन करती है तो एनडीए का भविष्य क्या होगा? वहीं अगर अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार के साथ हाथ मिलाती है तो महायुति गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? महायुति के नेता पहले ही कह चुके हैं कि वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला यानी फ्रेंडली फाइट हो सकती है। स्थानीय निकाय चुनाव महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा रोल निभाते हैं, खासकर बीएमसी जैसे बड़े नगर निगमों के लिए। शरद पवार का ये कदम उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो बीजेपी को किनारे रखते हुए अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले दिन बताएंगे कि ये सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं और कौन से गठबंधन बनते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इसका नजारा सीएम से लेकर बीजेपी के नेताओं के बयानों में दिखाई दे रहा है और अब बीजेपी नेताओं के दबाव में शनि शिंगणापुर मंदिर से एक साथ 114 मुस्लिम कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और उसमें भी सबसे ज्यादा एक चीज पर बवाल है, वो ये कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण करना चाहती है, तो सरकार का दावा है कि इससे सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार की पोल खोल कर रख दी है, सरकार की दोहरी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अहिल्या नगर में शनि शिंगणापुर मंदिर है। इस मंदिर के ट्रस्ट ने हाल ही में 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ट्रस्ट ने अपने इस कदम को लेकर कहा कि ये कार्रवाई अनुशासनात्मक कारणों से की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनमें से 114 यानी 68% मुस्लिम हैं। श्री शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने कर्मचारियों को निकालने का कारण काम में लापरवाही और लंबी छुट्टी बताया है, जबकि जानकारों का कहना है कि ये कार्रवाई एक हिंदू संगठन की धमकी के बाद की गई है। बता दें कि सकल हिंदू समाज नामक एक संगठन ने 14 जून को मंदिर में काम करने वाले गैर हिंदुओं को हटाने की मांग की थी। भाजपा के आध्यात्मिक समन्वय मोर्चा के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने यह धमकी दी थी और उनकी धमकी का असर हुआ कि ट्रस्ट की एक आपात बैठक बुलाई गई और 167 कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ट्रस्ट के इस फैसले के बाद आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि शनि शिंगणापुर मंदिर में मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति के विरोध में हिंदू समाज ने भव्य मोर्चा निकाला था। इस मोर्चे का दबाव इतना प्रभावी रहा कि मंदिर प्रशासन को झुकना पड़ा। इसके बाद इस मामले ने राज्य में धार्मिक आधार पर रोजगार और मंदिरों में समावेशिता को लेकर बहस छेड़ दी है। कुछ संगठनों ने बर्खास्तगी को पूर्व नियोजित और पक्षपाती बताया है, जिसके बाद से सरकार सवालों में घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ईरान के लगातार हमले जारी हैं और इजराइल फिलहाल संकट में है। ऐसे में इजराइल को अपने आका अमेरिका के अलावा नए नए दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। अब नए नए दोस्त का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने साथ के पुराने जिगरी दोस्तों को ऐसे में नाराज कर दें। हुआ ये कि इजराइल ने अपने सैनिकों को जो नक्शा भारत का बांटा, उसमें चाइना के हिस्से में अरुणाचल प्रदेश को और पाकिस्तान के हिस्से में जम्मू कश्मीर को हमारे वाले को दिखा दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप अपने जिगरी दोस्तों को ऐसे में नाराज कर दें, लेकिन कहीं इसके पीछे ये बात तो नहीं है कि ईरान की मदद कर रहा चाइना को इजराइल इस बात से खुश करना चाहता हूँ।